आपसे मैं एक एक करके सारे बड़े सवाल पूछता हूं सर, और आपका व्यू भी इन पर जानते हैं। सबसे बड़ी बात तो सर यही हो रही है कि इतनी देरी से, यानी कि कल 3:20 के आसपास पता चला कि ट्रेडिंग दोबारा शुरू की जाएगी। इतनी देरी से यह जानकारी क्यों दी गई? क्योंकि ये तो मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे पर आई आपके पास खबर है। आमतौर पर ये सबको पता है, अगर हम यहाँ बैठे हैं हमें और आपको पता है तो 100% से भी एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सबको पता है कि आमतौर पर दिन की आपकी जो भी पोजीशन होती है वो दिन की पोजीशन 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ब्रोकर्स काटना शुरू करते हैं, राइट। और एक्सपायरी के एक दिन पहले जनरली सारे ब्रोकर्स ये चाहते हैं कि आपको अगर रोल ओवर करना है तो करके खत्म करें, लास्ट दिन के लिए ना छोड़ें। करेक्ट करेक्ट। जब ये पता है कि आपकी दिन की पोजीशन 2:30 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, 3 के बाद तो पक्का ही है, 2:30 तक फिर भी छोड़ दें, 3 के बाद तो पक्का कटनी है जी। इंटरऑपरेबिलिटी है, तब भी आप दूसरे एक्सचेंज पे शिफ्ट करेंगे इन लास्ट मोमेंट तक इंतजार करने के बाद। तो जब आपको पता है कि 3:45 बजे आप फिर से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपने तब इंफॉर्मेशन दी जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 3:20 तक अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम 3:45 पर कर रहे हैं, फिर बची किसकी पोजीशन? कट चुकी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 3:20 पर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 3:45 बजे एक्सचेंज शुरू कर रहे हैं तो ये एक्सचेंज को पता नहीं था। चलिए मान लिया कि आप कितना बजे शुरू करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये तो इंडिकेशन दे सकते हैं कि हम एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन रखने वाले हैं जी, राइट, ताकि लोग आराम से इंतजार करें। सिर्फ इतना कह दे कि भाई आप चिंता मत करिए, आपको अपनी पोजीशन काटने का, रोल ओवर करने का पूरा मौका दिया जाए जी। इतना ही तो चाहिए। सही बात है कि भाई अगर मुझे अगली सीरीज में रोल ओवर करना है या अगर मुझे पोजीशन काटनी, आप चिंता मत करें, ये ट्रेडिंग सेशन एक्सटेंड होगा। अब लेकिन अगर आप ये नहीं बताएंगे तो अल्टीमेटली ब्रोकर की मजबूरी है, वो काटेगा। आप ब्रोकर को भी दोष नहीं दे सकते, उसने नियम बना रखा है कि 3 के बाद मैं पोजीशन नहीं रखूंगा। करेक्ट। और क्लाइंट है तो उसे तो कुछ पता ही नहीं, जब सिस्टम ही बंद है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ नहीं आ रहा। सही बात है। सो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा देखिए, गलती होना, टेक्निकल ग्लिच होना, ये सब एक बात है और ये पहली और आखिरी बार नहीं, आगे भी होगा। लेकिन उसका होने के बाद आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से आप बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल सबसे ज्यादा नुकसान अगर ट्रेडर्स को हुआ तो सिर्फ इस वजह से, इस वजह से नहीं कि बाजार बंद था, इस वजह से हुआ कि 3 से 3:30 के बीच में जो पोजीशन कटी और उसके बाद 4:45 से 5 बजे क्या हुआ वो आपने देखा, अनएक्सपेक्टेड। हल्का मार्केट, खाली, सब खत्म। और एक और चीज बता दूं, सब रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग होते हैं आमतौर पर जी। अगर 10 रिटेल इन्वेस्टर्स तो 10 में से 9 लॉन्ग ही होते हैं और सब लॉन्ग वालों का हो गया 0। करेक्ट। और 4:45 से 5 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर, 300 पॉइंट निफ्टी। सब कल रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स ही मरे हैं जिनकी लॉन्ग पोजीशन ब्रोकर ने 3 से 3.5 में 0 कर दी। करेक्ट। नुकसान हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये कि इतना लेट क्यों बताया? इतना लेट क्यों बताया सर, सवाल वही बन रहा है। और आपने जो ये 3 से 3.5 की बात करी, कल सर जब हम भी बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि बीएसई पर जो भी ट्रेड हो रहा था 3 से 3.5 के बीच जबरदस्त उतार चढ़ाव होते हुए दिखाए कई सारे स्टॉक्स में। तो ये जो 3 से 3.5 के बीच में कल एक्शन हुआ है, क्या इस भारी उतार चढ़ाव की जांच होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए दीप, कि ऐसे कौन ब्रोकर हैं जिन्होंने जबरदस्ती बिना क्लाइंट से पूछे बात किए। आप कहने के लिए कह सकते थे कि हमने सब लिखवा रखा है, लिखवा रखा होगा आपने सब, लेकिन लिखवा रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर डालें। कई सारे स्टॉक्स हैं जो 3 से 3.5 के बीच में अनाप शनाप बढ़े, अनाप शनाप गिरे, और वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ब्रोकर्स को तो सामने देखे जो भाव उस भाव में पोजीशन खत्म करना है। करेक्ट। 34% का इंट्राडे मूवमेंट, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मैकडोनल्ड्स, किसको कहते हैं, एम्फेसिस 26% का इंट्राडे मूवमेंट। ये छोड़िए, भेल जैसी वायदा कारोबार की कंपनी 18% का इंट्राडे मूवमेंट। मजाक है, इंडस टावर निफ्टी का स्टॉक है 15% इंट्राडे मूवमेंट। ये इसके जवाब कहां से मिलेंगे? आप देखिए, इतने बड़े बड़े बजाज फिंसर 1000 रुपए का इंट्राडे मूवमेंट। तो 3 से 3:30 बजे के बीच में जो कुछ हुआ उसकी विस्तार से जांच होनी चाहिए कि किसने किया, क्यों किया और इसमें किसका नुकसान हुआ। मैं आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि जब आप कहते हैं कि नुकसान की बात करते हैं, भरपाई की जानी, ये नापा नहीं जा सकता, भापा नहीं जा सकता किसका कितना हुआ है। मैं दे रहा हूं आपको फॉर्मूला, 3 से 3.5 के बीच में क्या हुआ, कम से कम वो तो देखो।
उसमें किसको नुकसान लगा, इतना आधा घंटा तो कर सकते हो, जी। पूरा दिन नहीं कर सकते। तो करेक्ट। तो मुझे लगता है 3 से 3.5 के बीच में जिस तरह से लोगों की पोजीशन कटी है, जिस तरह से लोगों को नुकसान हो, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जांच तो होनी और इस तरह से किस तरह से ऐसे स्टॉक्स आपके 15-15, 20-20, 25-30% दिन में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये डेफिनेटली जांच का विषय है। तो आपने ये कहा ये जो जांच का विषय है डेफिनेटली देखना चाहिए, पर सर सवाल तो यही है कि लोगों का नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? किसी को तो करनी होगी। देखिए, एक सिंपल चीज़ है दीप, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चैनल हेड हूँ, अगर समझिए मेरा चैनल ब्लैक जाता है किसी भी वजह से कि अचानक से फेल हो गया, हम दिखा नहीं पाए, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो टेलीकॉम प्रोवाइडर था या मेरी पीसीआर टीम थी या मेरा कोई और टेक्नोलॉजी टीम थी, इसकी ये गलती हो गई, इसकी हो गई, कहीं कहीं तो हुई है, तभी चैनल ब्लैक हुआ है जी। करेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो मेरी है या जिम्मेदारी तो जी बिजनेस की है जी। करेक्ट, कि भाई ये बंद हुआ है जी। किस वजह से बंद हुआ है वो सेकेंडरी है। Correct. तो मेरा ये मानना है कि ये वक्त आ गया है, अल्टीमेटली नाम एनएससी का आएगा कि जिम्मेदारी एनएससी। एनएससी जानबूझकर तो अपना बंद नहीं करेगा जी। कोई भी नहीं करता जी। इतना बेनिफिट ऑफ डाउट हम हमेशा देते हैं। डेफिनेटली। लेकिन जिसकी वजह से हुई वो सामने आना चाहिए और अगली बार ना हो, ये कैसे इंश्योर करेंगे? और अगर कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर ऐसे ही अपनी मर्जी से बंद कर दे तो उसके ऊपर क्या आपने एक्शन लिया जी। और अगर उस पर एक्शन लेकर आपने उस पर कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई या आपने एक केस किया और आपको करना चाहिए, जिसकी सर्विसेज खराब होने की वजह से एक्सचेंज को नुकसान हुआ, एक्सचेंज की छवि खराब हुई, वॉल्यूम नहीं हुआ, लोगों को परेशानी हुई, और वो जो पैसा आता है वो मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। डेफिनेटली। अब वो आप कैसे करेंगे? मेरे से ज़्यादा विद्वान समझदार लोग हैं, आपके एसोसिएशन से, ब्रोकर्स के, आप फॉर्मूला बनाएं किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मेरी डिमांड है कि जिन लोगों को जेन्युइनली नुकसान हुआ है उसका एक फॉर्मूला बनाएं आप कि किसके ऑर्डर्स थे, किसके नहीं थे, कौन किस भाव में बेचना चाहता था, कौन किस भाव में नहीं। से सपोज बंद होने के पहले किसी ने रखा है कि भाई मैं तो 500 पॉइंट ऊपर बजाज फिंसर बेचूंगा, उसने ऑर्डर डाल के रखा है, अगर वो भाव आके गया नहीं बिका तो उसका बनता है। करेक्ट। ऐसे तो बाकी तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, ठीक है, आप चलिए वो छोड़ दीजिए हाइपोथेटिकल ट्रेड के, जो लोग आ जाएंगे सामने कि मेरा ट्रेड हो जाता, मैं तो उस वक्त बेच देता। लेकिन कम से कम जिन लोगों ने ट्रेड डाल के रखे हैं उनका तो हक बनता है ना, 100% बनता है, उनका तो हक बनता है ना, तो कम से कम वहां से तो शुरुआत करो आप। तो मेरा ये मानना है कि बहुत स्ट्रांगली नुकसान की भरपाई कब कैसे होगी उसकी पूरी जवाबदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, होनी ही चाहिए। सर, एक आपने बात करी इंटर ऑपरेबिलिटी की, इससे आप एनएससी पर नहीं चल रहा है काम, आप बीएससी पर बेच पाए, पर काफी लोग हैं और हमारे पैनल में भी लोग थे जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाए, काफी लोगों को इंटर ऑपरेबिलिटी में भी कल प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कुछ समय के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी डाउन था। एक तो बड़ी प्रॉब्लम मालूम है दीप क्या है कि हम जागते उस वक्त हैं जिस वक्त है ना जरूरत आन पड़ती है। इंटर ऑपरेबिलिटी ब्रोकर्स को ढंग से पता ही नहीं है। ब्रोकर्स को नहीं पता है तो ब्रोकर को अगर थोड़ी बहुत पता है तो उन्होंने कभी क्लाइंट्स को बताई नहीं। ये तो कल हमने इतना मुद्दा जोर से उठाया कि आप एनएससी का स्टॉक बीएससी पर बेच सकते हैं बिना मार्जिन के रिक्वायरमेंट। अब वो स्मूथली हो ही नहीं पा रहा। पहली चीज तो ये कि आपका ब्रोकर दोनों एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, आमतौर पर होता है, चलिए कुछ केस में नहीं है तो एक और बड़ी समस्या। अगर आमतौर पर है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, करेक्ट, वो आमतौर पर जरूरत नहीं है, लेकिन कई सारे ब्रोकर्स करें कि अगर आपको दूसरे एक्सचेंज पे बेचना है तो मार्जिन लगेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर कहां से 2 एक्सचेंज का मार्जिन लाएगा भाई? करेक्ट। ये तो ब्रोकर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, एक्सचेंजेस को भी करना चाहिए कुछ हद तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में। तीसरी बात, इंटर ऑपरेबिलिटी में आप क्या कर लेंगे? सिर्फ कैश के स्टॉक्स। करेक्ट। अगर आपने कैश मार्केट में, अब कैश मार्केट में पोजीशन तो 5% भी नहीं है पूरे वॉल्यूम की जी। एनएससी बीएससी दोनों मिलाकर 95% तो आपका। क्यों नहीं हम ये सोचे कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब एक एक्सचेंज ठप पड़ा है तो उस एक्सचेंज के निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या कुछ इस तरह की पोजीशन, इस तरह का अरेंजमेंट हो कि इनकी भी इंटरऑपरेबिलिटी हो जी, होनी चाहिए कि एक दिन के लिए तो ट्रेड कर ले, जब समस्या है एक एक्सचेंज तक क्यों नहीं सोच सकते? आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब आपको उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप कर दीजिए एक दिन के लिए लिस्ट, तैयारी रखिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा सिस्टम बना के रखिए कि जरूरत पड़े तो आपके निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वहां ट्रेड हो जाएंगे और आप पोजीशन को काट लीजिए। कितना आसान काम है जी। अगर आप स्टॉक्स कर सकते तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करना चाहे तो सब हो सकता है, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि जिस वजह से इंटर ऑपरेबिलिटी लाया गया था कि अगर एक सिस्टम बंद हो तो दूसरा चले, जी, क्लाइंट्स को नुकसान ना हो,
एक्सचेंजेस ठप ना पड़े, लोगों को आराम से ट्रेड करना, वो सही मायने में लागू नहीं हुआ है। ब्रोकर से लेकर क्लाइंट्स तक सबको समझाने की जरूरत है और इस तरह का सिस्टम बनाने की जरूरत है। अब इसमें बहुत सारे इफ बट आएंगे, ये आसान काम नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करने का अगर आपका जज्बा है तो हो जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दीप, मेरे से पहले वाली जनरेशन, मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की जनरेशन में क्या होता था, इफ यू सी इट यू बिलीव इट। करेक्ट। आपने आंख से देखा क्या जी। आपने आंख से जो देखा उसी पर भरोसा करो, सुनी सुनाई पर नहीं। करेक्ट। आज जमाना अलग है जी। इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। ये फर्क है। अगर आपने सोचा कि ये हो सकता तो होगा। सोचने की जरूरत है, हमारी सोच पर लगाम है, करने पर नहीं। जिस दिन सोच लिया हो जाएगा, तो ये करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, और आशा है कि इस पर और एक्शन लिया जाए।